चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए जी, फटाफट से टॉपिक दोबारा शुरू करेंगे। टॉपिक हमारा चल रहा था रिग्रेशन एनालिसिस। बोलो बेटा। रिग्रेशन एनालिसिस कहता है रिग्रेशन इक्वेशन बना लीजिए, या तो एक्स ऑन वाई या ये रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के दो मेथड्स थे बेटा। कौन कौन से मेथड थे? लीस्ट स्क्वायर मेथड या अब ये शॉर्टकट मेथड कह रहा था एक्स ऑन वाई बनानी है तो वो रहेगा x माइनस एक्स बार, ये कौन सी बन गई? और y ऑन x कैसे बनाएंगे? बी वाई एक्स एक्स माइनस। अब इसमें बाकी तो कोई खास विशेष दिक्कत थी नहीं, सिवाय इसके कि ये बी एक्स वाई और बी वाई एक्स क्या हैं। तो बेटा ये क्या थे? ये थे बेटा क्या? रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। दो होते हैं, कौन कौन से? बी एक्स वाई और इसका नाम क्या था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, और इसका नाम क्या था? रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। अच्छा, फिर मैंने ये पूछा आपसे बेटा बताओ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो आपने क्या कहा? सर आपने बताया ही नहीं अभी, वो अगली क्लास में बताएंगे। तो और मैंने क्या सिखा दिया था इसमें अभी आपको? प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी हमने, प्रॉपर्टीज कवर कर ली थी हमने। और कुछ मेजर प्रॉपर्टीज क्या क्या थी? पहला बेटा साइन क्या होगा? सेम। किसका? आर बी एक्स वाई बी वाई एक्स। जो मैं आर की वैल्यू निकालनी है तो निकाल पाएंगे इन दोनों के ज्योमेट्रिक मीन से। हां, इन दोनों का अगर एम निकालिएगा तो वो ग्रेटर देन आर रहेगा। फिर मैंने ये बताया कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा शुड बी न्यूमेरिकली लेस देन 1। बोथ कैन नॉट एक्सीड यूनिटी। दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते। फिर मैंने बताया कि अगर इन दोनों को अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करिएगा लाइंस को, तो ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी बेटा कौन से पॉइंट पर? अरे बोलो। मीन। जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वो मीन वैल्यूज होंगी। अच्छा, फिर क्या बताया बेटा? एंगल्स के बारे में बात की मैंने बोला अगर एंगल होगा 90 डिग्री का तो इसका मतलब क्या है? दो लाइंस के बीच में एंगल्स 90 डिग्री का बन रहा है, यानी परपेंडिकुलर लाइंस बन रही हैं। तो बेटा आर के बारे में क्या कहोगे? लेकिन अगर थीटा 0 डिग्री है, जीरो मतलब लाइन कोइंसाइड कर रही हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी? +-1 होगी। ठीक है बेटा। फिर बताया मैंने कि आर अगर 0 है तो बी एक्स वाई भी कितना होगा और बी वाई एक्स भी कितना होगा? 0। ये प्रूव भी कर दूंगा आज मैं। ठीक, ये सारे की सारी प्रॉपर्टीज हम यहां पर कवर कर चुके थे। ये सारी ही प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ यहां पर पढ़ चुका हूं। एक बात और बताई मैंने कहा आपसे कि एक्स ऑन वाई दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में 1.3y + 38। तो बेटा क्या इस एक्स ऑन वाई से बी एक्स वाई निकाल पाएंगे क्या? कौन सा होगा? जो भी
y का कॉफिशिएंट है, बशर्ते ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। लो एक और सुनो, ये दी हुई है मुझे x ऑन y इज इक्वल टू 1.3x प्लस 38। x ऑन y दी हुई है, x ऑन y दी हुई है, ये x ऑन y दी हुई है ये, और मैंने कहा bxy निकाल के बताओ। बताओ बेटा, x ऑन y। 1 मिनट लगती है मुझे, बस 1 मिनट लगती है आपको परेशान करने में। आप सोचते धुरंधर बन गए हो आप, और 1 मिनट लगती है, भटक जाते हो कॉन्सेप्ट से। ये x ऑन y दी हुई है। हाँ नो सर, क्यों? तो क्या हुआ? मैंने कब बताया ऐसा? ये कहां से उपज आई दिमाग में कि y अगर लिखा है इन टर्म्स ऑफ x तो वो byx होती है या y on x? मैंने तो कभी कहा ही नहीं ऐसा। मैंने कब कहा? अगर मैं बता रहा हूं आपको ये x on y है तो यस ये x on y ही है। ये कह सकते हो आप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आओ कोई बात नहीं, ये लो लिख लेते हैं। लिखवाओ इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अरे लिखवाओ 1.3x इज इक्वल टू y माइनस 38, x इक्वल टू y अपॉन 1.3 माइनस 38 अपॉन 1.3। अब बोलो क्या दिक्कत है? ये किसने कह दिया आपसे कि y इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है तो y ऑन x है? वो ना ना ना, मैंने कब कहा ऐसा? मैंने कभी भी नहीं कहा ऐसा। मैं तो बोल रहा हूं आपसे खुद ही ये x ऑन y है। हाँ आप ये कह सकते हो सर ये x ऑन y ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। मान ली मैंने बात आपकी, x ऑन y तो ऐसे भी लिखी होती थी, याद करो बेटा, थी कि नहीं थी? मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाया था। ऐसे किसी भी फॉर्म में हो सकती है भाई। जब मैं बोल रहा हूं x ऑन y है तो यस ये x ऑन y है। आपका इतना दर्द तो हो सकता है कि सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन ये x ऑन y नहीं है, ये y ऑन x है। ये दलील मैं सिरे से खारिज कर रहा हूं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हाँ, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई तो क्या अब आप byx बता पाओगे मुझे? बेटा आप तो बता दो bxy। हाँ 1/1.3 ठीक है? अरे बोलो ठीक तो है, क्या दिक्कत हो गई? स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए बस। इस बात से प्रभावित होने की जरूरत नहीं है कि किस फॉर्म में लिखी हुई है। वहां से आप तय नहीं कर सकते कि ये x ऑन y है या y ऑन x है। इस बात से साबित नहीं होगा कि ये x ऑन y है ये y ऑन x है। मुझे बताना पड़ेगा आपको, और नहीं बता रहा तो कुछ और तरीके बताऊंगा मैं आपको ढूंढने के बाद में। आई होप ये ठीक है बात। ये बेटा बोलो। चलो और सुनो अभी थोड़ी सी बातें। मैंने बताया आपसे कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, नहीं गलत लिख दिया, आर डिपेंडेंट ऑफ चेंज इन स्केल एंड इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन प्लस माइनस। अब इसका इंप्लीकेशन देख रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगेन। ये तो बता दिया था मैंने आपको, चार्ट बनवाया था इसका। बोलो बेटा हाँ। अब सर आप ये कह रहे हो कि प्लस माइनस करें तो फर्क ना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड का फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा कैसे? अब ये सवाल है, सुनो ध्यान से। पहले एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूं यहां पर। x और y दो वेरिएबल्स थे ये, इनमें पता नहीं कौन सा फॉर्मूला था, कैसे था वो तो मुझे अभी आता नहीं, लेकिन मैंने bxy और byx निकाल लिया और मान लेते हैं वो वैल्यू आ गई 1.3.54। ये वैल्यू हो सकती है क्या? जल्दी बताओ देखकर बेटा, हो सकता है क्या ये? अरे बोलो भाई, प्रॉपर्टीज चेक कर लो ना, सारी हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है?
साइन, बोलो बेटा, साइन सेम होने चाहिए, हैं क्या? यही करना है क्वेश्चंस में मुझे भी थोड़ी देर बाद। मैं बस बेस तैयार कर रहा हूं जिससे आपको एकदम भारी भरकम चीजें ना लगें। जब मेन क्वेश्चंस में जाऊंगा तो एकदम भारी भरकम ना लगे, इसलिए छोटी छोटी बातें अलग अलग बार बार बता रहा हूं मैं आपको। बेटा साइन सेम है, हाँ बोलो। दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं है, हाँ बोलो। दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम है, हो सकती है, ठीक है वैल्यू ये। आगे बढ़िए। अब मैंने क्या किया, सारी वैल्यूज को x की 5 से बढ़ा दिया और y को 3 से घटा दिया। सवाल, इसको नाम दिया u, इसको नाम दिया v। मेरा सवाल b uv कितना होगा, b vu कितना होगा? x को u से रिप्लेस कर दिया, y को v से कर दिया। तो यहां पर अगर निकालोगे, कर दे यार, यहां पर निकालोगे अगर, तो रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ u ऑन v निकलेगा या रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ v ऑन u निकलेगा। बेटा हाँ बोलते जाओ। अब मैं पूछ रहा हूं ये वैल्यूज कितनी होंगी, ये वाली वैल्यूज कितनी होंगी? ठीक, आंसर इज विल रिमेन सेम, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। बेटा समझ में आ रही है बात? चेंज इन ओरिजिन का मतलब कुछ भी प्लस कर लो, माइनस कर लो, रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स विल रिमेन सेम। लेकिन अब अगर इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ओरिजिन के साथ साथ स्केल भी चेंज कर दिया, एक बात तो तय है कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। हाँ बोलो पहले। अब प्रॉब्लम ये है सर, कैसे, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर? आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गई, कहां लेकर आया हूं मैं? अगर प्लस माइनस करेंगे सिर्फ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असल में इनको तो देखना ही नहीं है, भूल जाओ, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये 5 और 2 इन वैल्यूज को प्रभावित करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। बेटा शुरू करें क्या? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, सुनिए। If u is equal to ax plus b and v is equal to cx plus d, ये समझ में आया क्या लिखा मैंने अभी? ये आपको आना चाहिए समझ में। अब बेटा वो एग्जाम्पल दिमाग में आ गया? x को चेंज करके मैंने u बना दिया और y को चेंज करके मैंने v बना दिया। आई होप ये हिंदी समझ में आ रही है इसकी। अब जनरल रूल बता रहा हूं मैं आपको। अब नाउ अब अगर आपको बी यू वी निकालना है या बी वी यू निकालना है, तो एक बात तो तय है, बी एक्स वाई में ही कुछ करना पड़ेगा, बोलो बेटा। और यहां पर ठीक है, एक बात और क्लियर है दिमाग में मेरे कि इस बी से और डी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटा बोलो, बी और डी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ जो चेंज ऑफ स्केल है उससे फर्क पड़ेगा, सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बस बहुत सिंपल है, बस खत्म कर रहा हूं पॉइंट अपना। चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स ऑन वाई था कि नहीं था? बोलो बेटा। तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स बताओ क्या है? चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स बताओ क्या है? ए है कि नहीं है? और चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई बताओ क्या है? अरे ये क्या लिख दिया? हाँ जी क्या है बेटा? और ये क्या हो गया? इज द आंसर। खत्म कॉन्सेप्ट, खत्म कॉन्सेप्ट। एक्स ऑन वाई बनाना है आपको या यू ऑन बी बनाना है, तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स डिवाइड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई। और अगर वाई ऑन एक्स था तो चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स। देखो ना, एक्स ऑन वाई ही तो हो गया ये, और ये क्या हो गया? पहले नोट करो इस पूरे कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ते हैं दोबारा।
अब क्या हो गया, क्या कह रहे हैं? क्या बोलो? अबे कौन सी फर्स्ट इक्वेशन, शुरू से शुरू करो। वो फर्स्ट तो सारी है, ये वाली फर्स्ट, ये फर्स्ट। हाँ बताओ क्या हुआ उसमें? क्यों क्यों? हाँ तो वही तो करा है बेटा, x को मैंने a से मल्टीप्लाई करता गया, b ऐड करता गया, नाम रख दिया u। y को मैं c से मल्टीप्लाई करता गया, d ऐड करता गया, नाम रख दिया v। यही तो करा मैंने यहां पर भी। रहा x को जब मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, नाम रखा u, इसको नाम रख दिया v। ठीक तो है, बिल्कुल सॉर्टेड है, बिल्कुल। करो फटाफट नोट्स, नोट करिए इसको फटाफट से। नोट करिए फटाफट से। बेटा बढ़े क्या आगे? क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 जरा फटाफट से कर लीजिए, वहीं पर ही जल्दी करके दीजिए। 10, 11, 12 अभी तक फॉर्मूले कोई नहीं सीखे मैंने, बिना फॉर्मूले के ही सारा काम कर रहे हैं। कराकर भेजूंगा आज फॉर्मूले, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 जरा तीनों करके दीजिए। 10th में लग सकते हैं 1-2 मिनट, 11 और 12 तो ओरली हो जाएंगे। जी बेटा, थोड़ा नोट कर दिया सबने? ये चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u। बेटा u में और x में रिलेशनशिप दी हुई है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले कहो तो। u इज इक्वल टू -3x + 10।
अच्छा, और y और v में क्या रिलेशनशिप है बेटा? इज इक्वल टू 25, तो क्या लिख लें इसे? v इज इक्वल टू 25 माइनस 2y बाय 5। और क्या दिया हुआ है उसने? रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ बी वाई एक्स दे दिया 0.8। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ क्या पूछ रहा है बेटा? बी वी यू पूछ रहा है। बेटा कर पाओगे क्या? हो तो जाएगा। बताओ जरा बी वी यू कैसे आएगा? सर ये बी वी यू पक्का पक्का बी वाई एक्स में कुछ छेड़छाड़ करके आएगा। और क्या एडजस्टमेंट करें इसे? बताओ फटाफट से। चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई डिवाइड बाय चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स। बताओ जरा चेंज ऑफ स्केल ऑफ वाई कितना है इसमें? बोलो बेटा -2/5। चेंज ऑफ स्केल ऑफ एक्स कितना है? -3। और बी वाई एक्स क्या था? 0.8 इज द आंसर। कितना हुआ ये? अरे बोलो कितना हुआ ये? अभी ये माइनस माइनस कैंसिल जाएगा। 0.16 1.6/15। हाँ 1.6/15 आएगा। चलो ठीक है 0.107 नोट कर लीजिए। नोट करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखना कर पाएंगे क्या? बी एक्स वाई दिया हुआ है 1/6 और y ऑन x बी वाई एक्स दिया हुआ है -3/2। बेटा r निकाल पाओगे क्या? दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट निकाल दो इनका। और क्या ही करना है इसमें? कितना आंसर आएगा बेटा? कितना आंसर आ रहा है? -1/2। 12th क्वेश्चन देखिए। फॉर अ बाइवेरिएट डेटा बी एक्स वाई दिया हुआ है 2.8, बी वाई एक्स दिया हुआ है -0.3। कमेंट करिए इसके ऊपर। कुछ कहना चाहोगे? लिखो उसके आगे नॉट पॉसिबल। बी एक्स वाई माइनस में दिया हुआ है, बी वाई एक्स माइनस में 1.2 और आर दिया हुआ है 0.92। बेटा ये तो ठीक है। क्यों? तीनों के साइन सेम होने चाहिए। नॉट पॉसिबल। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है तीनों। 10, 11, 12 तीनों ही एग्जाम के क्वेश्चन थे। चलिए जी अब बस एक ही सस्पेंस रह गया, हाउ टू कैलकुलेट द रिग्रेशन कॉफिशिएंट। समझिए ये रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैसे निकालेंगे? लेट इट बी बी एक्स वाई या बी वाई एक्स। तो बड़े सारे फॉर्मूले हैं। पहला बी वाई एक्स का फॉर्मूला होगा आर। आर बेटा आर निकालना सीखा था चैप्टर 3 में। हाँ बोलो। और एस डी ऑफ एक्स निकाल लोगे सीरीज का, एस डी ऑफ वाई भी निकाल लोगे। ये आपके पास बी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। मुझे बी वाई एक्स का फॉर्मूला लिखकर बताओ क्या होगा? आर एस डी ऑफ वाई। आप देख रहे हो मजेदार बात क्या है? क्या अगर मैं साइन की बात करूं तो एस डी हमेशा पॉजिटिव होता है? बेटा बोलो। आर की वैल्यू प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। यहां पर देखो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। एस डी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो बेटा बी वाई एक्स का बी एक्स वाई का साइन कौन सा होगा? जो भी ये तो खत्म हो गया। जो साइन आर का होगा वही बी एक्स वाई का होगा। जो साइन आर का होगा वही बी वाई एक्स का होगा। यानी जो आर का होगा वही इन दोनों का होगा। यानी तीनों का साइन हमेशा सेम रहेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? पहला फॉर्मूला। लेकिन ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब मुझे तीनों वैल्यूज दी होंगी। अगर वो तीनों वैल्यू दे दे
आर बता दिया, एच डी ऑफ एक्स बता दिया, एच डी ऑफ वाई बता दिया, तो सीधा ये फॉर्मूला चिपका के आप बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकाल देना। लेकिन अगर ये वैल्यूज ना दी हो, अगर ये वैल्यूज ना दी हो, उसने x और y दे दिया इस बार और बोला अब निकाल के बताओ बी एक्स वाई बी वाई एक्स, तो अब मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला है। क्या है बेटा? बी एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब दूसरा फॉर्मूला अपने आप बना के बताओ बी वाई एक्स का क्या होना चाहिए? बोलो बेटा क्या होना चाहिए? x ऑन y था ये, तो y ऑन x में क्या हो जाएगा? बी वाई एक्स हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन, बेटा समझ में आ रही है बात की? अब सर ये डी एक्स डी वाई क्या है? सीख रखा है पहले भी हमने, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। इन दोनों का एक्चुअल मीन निकालिए, निकल जाएगा बेटा। फिर x माइनस एक्स बार करिए, y माइनस वाई बार, फिर उनका स्क्वायर करिएगा, ठीक? आपको वैल्यूज मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप एक्चुअल वैल्यूज एक्चुअल मीन ना यूज करना चाहें तो एक और फॉर्मूला है, बी एक्स वाई का सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई बाई एन होल अपॉन सिग्मा डी वाई स्क्वायर सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर बाय एन। आसान फॉर्मूला है ये, ठीक? ये फॉर्मूले में इस बार dx का मतलब क्या है जल्दी बताओ? x माइनस अज्यूम्ड मीन, और dy का मतलब क्या है? डेविएशन फ्रॉम पॉइंट। फॉर्मूले नंबर 2 में हम एक्चुअल मीन यूज कर रहे हैं, फॉर्मूले नंबर 3 में हम एज्यूम्ड मीन यूज कर रहे हैं। लेकिन मजेदार बात यह कि ना तो हम फॉर्मूला नंबर 2 कभी यूज करेंगे ना फॉर्मूला 3 यूज करेंगे, या तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 1 अगर सीधी वैल्यूज दे देगा तो, और अगर नहीं दी हुई हैं तो उस केस में हम यूज करेंगे ये ओरिजिनल वैल्यू मेथड, बी एक्स वाई। छोड़ो जी छोड़ो, कहां एक्चुअल मीन और एज्यूम्ड मीन के चक्कर में पड़ रहे हो? एक्स और वाई की एक्चुअल वैल्यूज यूज कर लेंगे। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या यहां से बी वाई एक्स भी बना पाओगे? फॉर्मूले पढ़ो जरा पेज 38 पर आकर, देखो ये लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो बेटा ये लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो बेटा। फर्स्ट फॉर्मूला आर एच डी ऑफ एक्स अपॉन एच डी ऑफ वाई, दूसरे फॉर्मूले में सिग्मा डी एक्स डी वाई है, लेकिन डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया हुआ है। फॉर्मूला नंबर 3 में डेविएशन एज्यूम्ड मीन से हैं, और फॉर्मूला नंबर 4 में एक्चुअल वैल्यूज हैं। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं आपसे, फॉर्मूला नंबर 2 और 3 सेम है, बताओ कैसे? 2, 3, 4 तीनों ही सेम है, बताओ कैसे? अगर फॉर्मूले नंबर 3 में एक्चुअल मीन रख दोगे तो सिग्मा डी एक्स डी वाई 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो फॉर्मूला नंबर 2 बन जाएगा। फॉर्मूले नंबर 3 में अगर एज्यूम्ड मीन 0 रख दोगे, अगर यहां पर सब में से 0 घटाते जाओगे तो ये dx भी x ही तो बन जाएगा। बोलो बेटा, ठीक? तो फॉर्मूला नंबर 4 वहां से तैयार हुआ है। आपको फॉर्मूला नंबर 4 ज्यादा ध्यान रखना है, बाकी भी सेम पैटर्न पर ही हैं वैसे तो। आइए फटाफट से क्वेश्चंस पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए एक बार। 4 आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। इन अ कोरिलेशन स्टडी द फॉलोइंग वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड।
बेटा क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं, एक्स और वाई का मीन दे दिया, एसडी दे दिया, कोरिलेशन कॉफिशिएंट दे दिया। क्या कह रहा है वो आपसे, फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन कौन सी होती हैं, एक्स ऑन वाई एंड, ये बना के बताइए एसोसिएटेड विद द अबव वैल्यूज। पहला काम करो फटाफट से, करो करो, अभी करना है, वहीं कर लो चाहे अपोजिट साइड पर। बी एक्स वाई निकालो मेरे लिए, बी वाई एक्स निकालो, फिर मैं लेके चलूंगा आपको इक्वेशन बनाने की तरफ। करो जी। करो जी अपने आप। कर लो बेटा, बात ना करो, कर लो, फिर सारे होमवर्क भी दे दूंगा इसके बाद बस फिर। जरा करिए फटाफट से प्रयास, 2 मिनट आपके लिए, उसके बाद मैं कराऊंगा फिर। इक्वेशन पहले बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालिएगा और उसके बाद ट्राई टू फॉर्म द रिग्रेशन इक्वेशंस।
गया बेटा? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं मैं आपके लिए बेटा 4। तो जरा बताइए मुझे, रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई निकालना है बेटा। कैसे निकालिएगा इसको? बोलो बेटा। 0.8 इंटू कितना होगा बेटा एस डी ऑफ एक्स? 2.5 अपॉन कितना आंसर आ गया? 0.57। और बी वाई एक्स कितना होगा? आर एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई 0.8 3.5 अपॉन 2.5 1.12। चलो जी, ये तो अपनी बेसिक तैयारी कर ली मैंने। 9 अब बताइए एक्स ऑन वाई क्या होगा? एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। एक्स बार मीन कितना दिया हुआ है एक्स का, और ये बता दिया इसने एक्स वाई 0.57। वाई माइनस वाई बार इज सॉल्व इट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाके बता दो मुझे। वाई प्लस आएगा माइनस आएगा? कितना? 26 लो जी, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई तो तैयार हो गई। दूसरी तरफ बढ़ते हैं, वाई ऑन एक्स पर। अगर हम वाई ऑन एक्स बात करें तो वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, यानी वाई माइनस 67 इज इक्वल टू 1.12 एक्स माइनस 65। और अब इसे सॉल्व करके 1.12x आगे बताओ क्या लिखूं हम? माइनस 5.8। एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स दोनों तैयार हो गई। कोई दिक्कत है क्या? इसी में मैं आपसे एक पॉइंट जोड़ रहा हूं, सुन लो क्या है। बोल रहा है 2 इक्वेशन बनाओ, पहली बात। दूसरी बात बोल रहा है इफ x इक्वल टू 100 y बताओ कितना, और फिर पूछा इसने इफ y इज इक्वल टू 50 तो x बताओ। बेटा कैसे करोगे बताओ फटाफट से, मुझे बता दो, हिंट दे दो कैसे करोगे पहले एक बार। x दिया हुआ है, y निकालना है। बेटा क्या करेंगे जल्दी बताओ। बेटा ये यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? ये आपकी डिसीजन मेकिंग है। वैसे x की वैल्यू 100 यहां डालकर y भी आ सकता है। बोलो बेटा, लेकिन ये कौन सी इक्वेशन है? क्यों x ऑन y? क्योंकि x इक्वल टू कुछ लिखा हुआ है। ये इसलिए है क्या? दिया हुआ है इसलिए है। ठीक, लिखे होने से प्रभावित मत होना। और ऐसे ही y निकालना है तो क्या यूज करोगे? बेटा ठीक है बात ये। पढ़ो क्वेश्चन जरा अगला। क्वेश्चन 7 देखिए जरा एक बार। अब होमवर्क में दूंगा क्वेश्चन कुछ। 7th पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, बेटा एक्स और वाई वेरिएंस क्या होता था? ये लिखो ब्रैकेट में एस डी का स्क्वायर। एस डी तक पहुंचने के लिए स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। बेटा कितना हो जाएगा एस डी? यानी 8 और 9। मीन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया 0.36। डिटरमिन द इक्वेशन। रुक जाओ, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है? अच्छा फिर क्या कह रहा है बताओ। y कितना अगर x 50 है, और x कितना अगर y 38 है। कर लोगे इस पूरे क्वेश्चन को? लिखो 7th क्वेश्चन होमवर्क में। 7th लिखिए होमवर्क में। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th, फाइंड बोथ द इक्वेशंस। बेटा इक्वेशन के लिए तो मुझे bxy और byx चाहिए होते हैं। 5 में क्या करूं बेटा बताना जरा। अगर 5th क्वेश्चन में मुझे bxy निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर लें परिस्थिति को देखते हुए? बोलो बेटा।
फोर्थ फॉर्मूला ना यूज कर लूं? ये सब मुझे दिया हुआ है, डालो जरा फटाफट से और bxy निकाल के बताओ क्वेश्चन 5 के लिए। 1150 माइनस 60 40 10 सिग्मा वाई स्क्वायर 1720 सिग्मा वाई इज 40 का स्क्वायर बाय 10 6 24 240 1150 माइनस 240 1720 माइनस 10 1600 160। आंसर बता दो कितना आ रहा है। फॉर्मूला यूज किया है बस, और क्या है। फॉर्मूले में ध्यान रखने का स्क्वायर कहां पर है और अपॉन कहां कहां पर है, वो ध्यान रखिएगा। तो देखना कितना आ रहा है, ये अपना करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता कुछ गलती कर दी हो मैंने, ऐसे है नहीं गलती, सारी वैल्यूज ठीक ही डाली है मैंने। 0.58। क्या इसी प्रकार से BYX निकाल पाओगे बेटा? बेटा हाँ बोलो ना। और जब BYX आ जाएगा तो दोनों इक्वेशंस भी बन जाएंगी। लिखो क्वेश्चन 5 होमवर्क में, 5 होमवर्क में लिखिए। क्वेश्चन 3 देखना बेटा। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट द रिग्रेशन, सिर्फ कॉफिशिएंट निकालने हैं, इक्वेशन नहीं चाहिए बेटा। बना लोगे क्या? सेम सब कुछ दे दिया उसने। क्वेश्चन 3 होमवर्क में लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, एक और प्रॉब्लम है। एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई हैं। इस बार क्या करना पड़ेगा बेटा? ये सब भी खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ बोलो। अभी तक तो दिया हुआ था सब ये मुझे, इस बार ये और निकालना पड़ेगा। कौन सी ही दिक्कत आ गई देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स और वाई दिए हुए हैं 4 2 2 3 3 2 4 4 2 4। बेटा क्या यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई ये सब ना आ जाएगा क्या? यही सब तो चाहिए फॉर्मूले के लिए मुझे, ठीक। बस फर्क इतना है, अभी जो क्वेश्चन करके आए वहां ये सब वैल्यूज दी हुई थी, अब ये वैल्यूज मुझे खुद से कैलकुलेट करनी है। फिर से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो 2 3 4 5 6 7 सारे आपको अब कंप्लीट करने हैं प्रैक्टिस में बेटा, ठीक है। चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय। फिर आपको लॉ में सर ने कुछ क्लास दी होंगी करने के लिए, इसको कर लीजिएगा। देखिए हमारी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि जुलाई के एंड तक आपका सारा सिलेबस फिनिश हो जाए। उसमें थोड़ी सी हर्डल ये आएगी कि क्योंकि 23 तारीख की शिवरात्रि है, शायद 23 की 21 की है, 23 की है, तो उसके एक हफ्ते पहले से क्लास नहीं होती, तो एक हफ्ते का ब्रेक रहेगा। तो उसके चलते हुए प्लानिंग के तहत ही देखो एक बात समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि कोर्स खत्म होना बहुत ज़रूरी है टाइम से, जिससे आपके पास टाइम रह जाए खुद से रिवीजन करने का। 16 तारीख से पेपर शुरू है, ठीक, 16 सितंबर से। तो वी वांट कि एटलीस्ट 50 दिन आपके पास अपने हों, जिसमें पूरा अगस्त छोड़ दिया आपके लिए, 15 दिन सितंबर के हैं 45 दिन, और जुलाई के 5-7 दिन और मान लो, ठीक। तो आइडिया यही है कि 20-25 जुलाई तक सारा कोर्स आपका फिनिश हो जाए, जिससे आपके पास खुद के लिए भी टाइम हो रिवीजन का, ठीक। अब इसमें क्या है कि कुछ क्लासेस इसीलिए आपको ऑनलाइन सर ने दी हैं, या बाकी पेपर्स में भी अब कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी मिलेंगी। टॉपिक्स आपको छोटे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं, कम आते हैं,
क्योंकि देखो दो तरीके हैं, या तो मैं कोर्स को अगस्त के एंड तक ले जाऊं या अगस्त मिड पे ले जाए, डज नॉट मेक सेंस, डज नॉट मेक सेंस। दूसरा तरीका क्या है कि मैं शॉर्टकट मार दूं, आपको पता भी नहीं चलेगा। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कोई टॉपिक आपको कम करके पढ़ा दूं, ना पढ़ाऊं, आपको पता भी नहीं चलेगा, कोर्स खत्म हो जाएगा। बट वो भी ईमानदारी नहीं है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। वो तो मैं कर जाऊंगा आराम से काम, और आपको नहीं पता चलेगा सर ने कम पढ़ाया, या सर और बोल सकते थे। आप सोचिए, रिग्रेशन का फॉर्मूला आज पढ़ा है, तीसरी क्लास है आज हमारी, आप समझ रहे हो। ये सब मैं एक क्लास में कर सकता हूं, सारा काम एक क्लास से ऊपर का काम नहीं है, मैं कर सकता हूं। बट वो समझदारी नहीं है कि मैं जबरदस्ती चीजें खींचूं, आपको समझ में आए या नहीं आए मतलब नहीं बनता उस चीज का। वी नीड टू हैव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, टाइम देना पड़ता है टॉपिक को। कई बार क्या होता है, मैं अगले 2 क्वेश्चन भी करा सकता हूं, आज ही अभी करा सकता हूं, लेकिन होगा क्या, वो जब तक आप क्वेश्चन आज घर जाकर करोगे तो उस टॉपिक में मर्ज हो जाओगे, आपके दिमाग में टॉपिक सेट हो जाएगा, तब एडवांस लेवल पर जाकर क्वेश्चन और किए जा सकते हैं। ठीक, तब पढ़ने में ज्यादा मजे हैं। सिर्फ कोर्स खत्म करना इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, वो उतना ही इफेक्टिव भी हो और आपको अच्छे से समझ भी आए। क्योंकि एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से एमसीक्यू कर नहीं पाओगे। एमसीक्यू कर पाओगे क्योंकि 3 क्लास तक लगातार बोला है मैंने इसके ऊपर, रिग्रेशन के ऊपर 3 क्लास से बोल ही रहा हूं। फॉर्मूले तो अब बताएं 10 मिनट में जाकर, ये बोलने के वजह से ही आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉन्सेप्ट बोलने से क्लियर होंगे मेरे क्वेश्चन, में सॉल्व करने में दिलचस्पी होती भी नहीं मेरी। मैथ्स स्टैट्स में बात कर रहा हूं, पर्टिकुलरली अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पर क्वेश्चन सॉल्व कराएगा भी नहीं। मेरा बोलना इंपॉर्टेंट है, जितना कॉन्सेप्ट के बारे में बोलूंगा उतना आपके दिमाग में चीजें ज्यादा लाइन अप होती रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, मैं वापस आ रहा हूं कि जो भी फैकल्टी आपको जो क्लासेस दें करने के लिए, उसको ईमानदारी से टाइमली फिनिश कर लीजिए। ये सब कुछ आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक, डू नॉट थिंक कि यार सर ने 3 क्लास दे दी हमारे को, अरे 3 क्लास तो यहां हो जाएंगी। जो कोर्स हमारा 25 जुलाई खत्म होना होगा वो 28 को हो जाएगा, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज फॉर योर बेनिफिट। अब गर्मी इतनी है, यहां पर भी बहुत लंबी क्लास नहीं खींच पा रहे, आपकी एफिशिएंसी भी डाउन हो जाती है। लास्ट वाली क्लास में सारी फैकल्टीज रोती हैं, सर वो सब बच्चे सो जाते हैं, कुछ बोलता ही नहीं कोई, 10 मिनट 15 मिनट 25 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद जी बंद कर दो ना, शक्ल उनकी ऐसी होती है। सो दैट इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। ठीक, सब चीज एक साथ हैंडल करनी है। वैसा भी नहीं कर सकते कि हफ्ते भर की छुट्टी कर दो, चलो 1 हफ्ते बाद आएंगे, समर वेकेशन हो गई, वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें आउट ऑफ प्लानिंग आपको दी जा रही हैं। मैं भी कुछ टॉपिक्स दूंगा आपको, अभी पहले खत्म हो जाए लॉ की क्लास ये, फिर कुछ आप ये मान के चलिए, अब यहां से अगस्त जुलाई एंड तक ये मान के चलिए कुछ क्लासेस आपको अब साथ में एडिशनली घर पर भी करनी होंगी फॉर स्मूथ कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस। अच्छा, मैं बता दूं आपको एक बात और, जुलाई में मैं फ्री कर दूंगा, इसमें बच्चे बैठे हैं जिनका एग्जाम जनवरी में है, उनका बैच चलता रहेगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझिए होगा क्या, जुलाई में कोर्स खत्म हो गया, जो 3 क्लास आपको लॉ की थी उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, वो क्या होगा, वो क्लास तीनों होंगी 1 अगस्त को। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मैं आपको समझा रहा हूं सिस्टम क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद जिन बच्चों ने 3 क्लास कर लिए उनका कोर्स खत्म, वो घर बैठो, मत आओ यहां पर दोबारा आओ। ठीक है, और जो बच्चे बोल रहे नहीं सर हमने तो पैसे दिए, हम तो पूरा फेस टू फेस चूज के जाएंगे, आपको पूरा आप ही पढ़ाओ, ठीक है बैठे रहो, हम तो पढ़ाएंगे। 1 अगस्त को बैच में जो शुरू होगा, जो बैच चल रहा होगा, इसमें बैच में बच्चे बैठे हैं जो जनवरी वाले भी हैं, उनका बैच चलता रहेगा, बैच बंद नहीं होगा हमारा। वो एग्जिट पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, बस एक कि आपका एग्जिट हो जाए बैच से। बैच तो पूरे साल चलते हैं भाई, ये चले आपका खत्म होगा, कोई ब्रेक नहीं होगा बीच में कि जी अब खत्म हो गया अब नया बैच शुरू होगा। नया बैच भी इसमें शुरू हो चुका है ऑलरेडी। ये तो आपके लिए हमें एक एग्जिट पॉइंट क्रिएट करना है कि भाई ठीक है अब आप फिनिश हो गया, अब आप मत आओ, घर बैठकर रिवाइज करो। एंड बिलीव मी एज अ स्टूडेंट बता रहा हूं मैं आपको, मैंने हमेशा अप्रोच यही थी कि जितना जो मुझे लगता है
जितना टाइम आप ज्यादा दोगे अपने आप सेल्फ स्टडी के लिए, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी पास होने की। दिस इज व्हाट आई ऑलवेज फॉलो अ प्रिंसिपल एज अ स्टूडेंट। मैंने सीए फाउंडेशन में भी, सीए आईपीसीसी होता था उस टाइम, सीए फाइनल भी, सब में कोर्स बहुत बहुत पहले खत्म कर लिया था। पहले क्या होता था, सीए फाउंडेशन तो खैर ऐसे ही था, लेकिन इंटरमीडिएट में एक एक पेपर बच्चे करते थे, ट्रेनिंग होती थी। मैंने सारे पेपर ज्वाइन कर लिए थे शुरू में एक साथ। इट वॉज वेरी बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन था उस चीज का, लेकिन मेरा टारगेट यही था कि 6-8 महीने पहले सिलेबस खत्म हो जाए इंटरमीडिएट का। और सेम स्ट्रैटेजी आई फॉलो इन सीए फाइनल ऑल्सो। दैट इज एक्चुअली द की टू सक्सेस। अगर आपको बोथ ग्रुप क्रैक करने हैं, आगे की बात कर रहा हूं, बोथ ग्रुप क्रैक करने हैं, पेपर फाउंडेशन के क्रैक करने हैं, तो आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। देखो मैंने इतना पढ़ा दिया, 3 क्लास पढ़ाई रिग्रेशन की, सब समझ में आ गया आपको, मुझे मालूम है, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम में। आई कैन गारंटी यू एग्जाम के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक घर पर पढ़ोगे नहीं दोबारा, जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक इस प्रकार के क्वेश्चन और सॉल्व नहीं करोगे, जब तक टेस्ट नहीं दोगे। यही क्वेश्चन एग्जाम में दूंगा, नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं आपको, जबकि सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी तक पढ़ा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ रिवीजन। सो फिर तो आप खुद ही पढ़ रहे हैं तो खरीद पढ़ लेंगे, आप सर फीस वापस करवा दीजिए हमारी। और नलायक ऐसी बात थोड़ा ना कह रहा हूं मैं। वो अपने आप जो 1 महीने में 50 दिन में पढ़ पाओगे ना, वो इसलिए ही पढ़ पाओगे क्योंकि 150 दिन मेरे साथ पढ़े हो। वरना 50 दिन में ना किताबें देखकर ही कुछ नहीं होगा, पन्ने पलट पलट के टेंशन हो जाएगी, कुछ आता ही नहीं। वो 150 दिन की जो मेहनत है हमारी पहले वाली, समझ में आ रही बात मेरी, वो मदद करेगी। आप जो पढ़ा है बच्चा उन 150 दिनों में मेरे साथ साथ, टेस्ट किए हैं, वो तो 50 दिन में रिवाइज कर लेगा ऐसे सिलेबस को, 1 बार 2 बार। और जिसने नहीं किया वो बस पन्ने पलटता रह जाएगा, कहां से शुरू करूं, सब कुछ छोड़ा हुआ है मैंने, किसी का कोई टॉपिक छोड़ा हुआ है, किसी की कोई क्लास छोड़ी हुई। दैट इज द रियलिटी। और सीए इंटरमीडिएट में, फाउंडेशन में तो नहीं होता, इंटरमीडिएट में यही कारण है बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ देते हैं। फाउंडेशन में एग्जाम बच्चे नहीं छोड़ते, कोर्स कम होता है, 4 पेपर में चलो दे आते हैं। इंटरमीडिएट में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही होता है फिर कि सर हम एग्जाम सर है ही नहीं, सर तैयारी नहीं है, कुछ वहाँ छोड़ा हुआ है, कुछ वो छोड़ा हुआ है, अब सर आखिरी में क्या ही रिवाइज करें, नहीं हो पाएगा, अगली बार एग्जाम देंगे। दिस इज द कॉमन प्रॉब्लम इन सीए इंटरमीडिएट। फाइनल में नहीं होता। उसका रीजन क्या है, फाइनल में आते आते वो इंटरमीडिएट के धक्के खा चुका होता है बच्चा, तो उसे पता है कि भैया दोबारा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी, तो इसलिए डे 1 से पढ़ना है, मुझे चीज़ें जल्दी खत्म करनी है। लेकिन फाउंडेशन से इंटरमीडिएट जो होता है स्टेज, वो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। यहाँ 4 पेपर हैं, वहाँ 6 पेपर हैं, तो कोर्स 150 गुना नहीं बढ़ेगा, वो कोर्स 300 गुना से ज़्यादा बढ़ जाएगा एक साथ। ठीक, यहाँ पेपर्स फिर भी पढ़े हुए हैं आपके कुछ, सिवाय लॉ के, वहाँ सारे पेपर नए हैं, सारे पेपर नए हैं वहाँ पर, इंक्लूडिंग अकाउंट्स। अकाउंट्स भी वो अकाउंट्स नहीं है जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अभी 11-12 से, सारी वहाँ पर अकाउंट्स नाम जरूर है, बट पेपर में एक्चुअली हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीखेंगे। वहाँ कोई भी पेपर डेबिट क्रेडिट का नहीं है कि एंट्री कैसे करेंगे, लेजर अकाउंट कैसे बनाएंगे, नहीं, कंपनी कैसे रिपोर्ट करेगी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, कंपनीज एक्ट क्या कहता है, तो वो कंप्लायंसेस करने होंगे मुझे अकाउंट्स में भी जाकर। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि टारगेट रखिए अपना, नजदीक आ गया है समय आपके पास, समय एग्जाम का बहुत ज्यादा दूर अब नहीं है। हमने तैयारी बहुत बढ़िया की हुई है, अगर आपने करी है मेरे साथ साथ, तो जितनी हमने कराई वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की, कोई कारण नहीं है कि आपका एग्जाम क्लियर ना हो। फाउंडेशन में लॉ में प्रॉब्लम आती है, लॉ का पूरा पास्ट ईयर तैयार करवाया मैंने आपके लिए, अब पढ़ोगे नहीं तो आप जिम्मेदार हो, उसमें 30 साल के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा टेस्ट आपके हुए हैं, वो मॉडल टेस्ट पेपर्स कवर किए, बता रहा हूँ मैं आपको अभी, जो इंस्टीट्यूट के 10 मॉडल पेपर्स हैं वो टेस्ट वहां से बनाए हुए हैं। ठीक, तो क्या ही छोड़ दिया, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो यू विल बी हेल्ड योरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इतनी तैयारी, इतनी चीज़ें, इतना कंटेंट हुआ है, रोज की 4, 5, 6 घंटे की क्लास होती हैं, रोज टेस्ट हो रहे हैं, 80 से 100 टेस्ट के बीच में हमारे नंबरिंग आ चुकी है अभी तक आते आते, अभी तो और 50-60 दिन बचे हुए हैं हमारे पास।
उसके बाद टेस्ट भी हैं, मॉक टेस्ट हैं, मैराथन क्लासेस, बहुत कुछ है अभी करने के लिए। बट पॉइंट ये है, अगर आप नहीं करोगे तो नोबडी कैन हेल्प यू। आप अपनी मदद सिर्फ आप खुद कर सकते हो, ठीक। वी आर हेयर टू क्रिएट अ रोड मैप ओनली, कि मुझे पता है कहाँ कहाँ बच्चे को कैसे कैसे क्या क्या दिक्कत आएंगी, उसके सबके समाधान मेरे पास पहले से ही हैं, डे 1 से। जिस दिन बैच शुरू हुआ था मुझे उस दिन पता था कब कब क्या क्या कैसे कैसे कराना है मुझे, ठीक। कोई ऐसा नहीं है कि आज पढ़ाना शुरू किया है। वी आर टेकिंग क्लासेस फ्रॉम द लास्ट 25 ईयर्स। 2000 बताया मैंने आपको, 2003 में क्वालिफाइड मैं CA, उसके पहले से भी कुछ बच्चे थे। फिर 2003 के बाद प्रोफेशनली मैंने जॉब किया, फिर जॉब में मेरी बात जमी नहीं कुछ, मैंने वापस प्रैक्टिस शुरू की अपनी। 2003 नवंबर में 6 महीने मैंने काम किया बस। 2003 मई में मेरा क्लियर हो गया था CA। जुलाई में रिजल्ट आया, जुलाई में मैंने जॉब ज्वाइन की गुड़गांव में। 5-6 महीने जॉब की, मेरे को जमी नहीं बात। मैंने कहा नहीं, मैं अपना धंधा करूँगा, अपना काम करूँगा मैं, बिकॉज दैट मे बी द रीज़न कि आई केम फ्रॉम अ बैकग्राउंड, आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो मुझसे जॉब वॉब जमी नहीं मुझे। मैंने कहा भाई अपनी प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस शुरू की अपनी यहाँ आकर मैंने। फिर प्रैक्टिस में शुरू में इतना धंधा मिलता नहीं है, ठीक है, आपको धीरे धीरे क्लाइंट्स बनाने होते हैं। इन द मीन टाइम 2-3 बच्चे आ गए, सर पढ़ा दीजिए, कुछ पढ़ा पाएंगे क्या? मैंने कहा ठीक है भाई पढ़ा दूंगा। आई वॉज गुड इन मैथ्स, तो मैथ्स ही पढ़ना था उन्हें। अकाउंट्स की फैकल्टी उन्हें मिल गई थी, मैथ्स की फैकल्टी नहीं मिली थी, तो मैथ्स आई स्टार्टेड। 2 या 3 बच्चे थे खाली उस टाइम पर, तो तब से लेकर आज तक लगातार पढ़ा रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आ गया कि इंस्टीट्यूट इज नाउ द प्राइमरी वर्क और प्रैक्टिस मेरी सेकेंडरी चली गई, ठीक। शादी के बाद मैंने सारा काम फिर वाइफ को ही हैंड ओवर कर दिया, तो 80-90% जो प्रैक्टिस का काम है मेरा, दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय माय वाइफ। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ये 25 साल का एक्सपीरियंस है जो निचोड़ के आपको दिया हुआ है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ विश्वास रखना है। यू नीड टू हैव फेथ। इस बात पर विश्वास रखना है कि आप जो विश्वास कर रहे हो मेरे पर, वो विश्वास सही है। क्लियर है बात? कहीं और देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। यू कैन ट्रस्ट मी, यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। मैं बता रहा हूं आपको, यू कैन ट्रस्ट मी ब्लाइंडली। आपको बस इतना विश्वास करना है कि हाँ सर ने जो कराया बिल्कुल ठीक कराया। अगर हम उतना भी फॉलो कर लेंगे तो 1000% पास हो जाओगे। एग्जाम देकर भी आप बोल दोगे, एग्जाम देकर भी अगर फेल हो जाओगे ना, तो आई कैन गारंटी यू आप बोल दोगे यार हमने ही गलती करी इसलिए पास नहीं हुआ। हो जाता पेपर पास अपना। जितना हमें कराया गया, जितना हमने टेस्ट दिए या रिवीजन किया या जो पढ़ाया, हम हो जाते पास। हमारी कमी रही, इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। आप अपने आप से, आप बाहर कुछ भी बोलो, चाहे देखो होता क्या है, आदमी अपनी गलती पब्लिक डोमेन में एडमिट करता नहीं है। वो अगर आप कल को रह जाओगे यही बोलोगे पेपर बहुत हार्ड था, है ना, या तबीयत खराब हो गई थी मेरी लास्ट टाइम पर, बुखार हो गया था मेरे को, या 2-4 बच्चे ऐसे नालायक ऐसे भी होंगे कि सर वो पढ़ाई बेकार है, उन्होंने पढ़ाया ही नहीं। अब पापा मम्मी से कुछ तो बोलना है ना। लेकिन अगर अपने आप ईमानदारी से अपने आप से जवाब पूछोगे तो यू विल फाइंड योर सेल्फ गिल्टी। ये सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल होंगे अगर पास नहीं हुआ तो, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। धोखा आप किसी को भी दे दो, मुझे तो धोखा क्या ही दोगे। हर 6 महीने में नए बच्चे आते हैं, धोखा दे रहे हो आप अपने आप को और अपने पेरेंट्स को। उन्हें कहा बेचारे, उन्हें क्या पता पेरेंट्स को, आप जो कहानी सुनाओगे वही सच मान लेंगे। कितने पेरेंट्स मुझसे बात करने आते हैं, कितने पेरेंट्स टेस्ट के नंबर देखते हैं? बहुत कम, बहुत कम, रेयरली। वो तो बस विश्वास कर रहे हैं बच्चा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा। कितने पैसे देने हैं बच्चा, बेटा ले पैसे ले जा, बस वो उतना कर सकते हैं। तो आप उन्हें ही धोखा दे सकते हो, उन्हें धोखा दोगे और अपने आप को धोखा दोगे। मुझे तो नहीं दे सकते, मुझे तो मालूम है। मुझसे कोई बोल के दिखाए सर ये नहीं कराया था आपने, क्लास की रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा उसी दिन की आपको मैं खोलकर, ये रहा टॉपिक। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन ले आना, मैं बता रहा हूं, आया नहीं एग्जाम अभी, आएगा, और दिखा देना मुझे सर ये क्वेश्चन नहीं कराया था आपने, मैं उसी क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करा दूंगा आपको। ये देखो बोला हुआ है टॉपिक में, नहीं है इसके ऊपर बोला हुआ है मैंने। तो मुझे तो आप नहीं कहानियां सुना पाओगे, लेकिन हाँ घर में रिश्तेदारों को वो आपकी कहानियां बननी शुरू हो जाएंगी। फिर तो वो दिन ना देखना पड़े, क्यों ही धोखा देना अपने आप को। पेरेंट्स की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं आपके साथ, एंड यू हैव टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस। और मैं बता रहा हूं आपको, ये कोर्स ऐसा है विच कैन चेंज द एंटायर लाइफ। सब कुछ चेंज कर देगा, सब कुछ चेंज कर सकता है। कोर्स में इतनी ताकत है। यू आर गोइंग फॉर द बेस्ट प्रोफेशनल कोर्स इन इंडिया फॉर एनी कॉमर्स ग्रेजुएट। इसे छोड़कर ना जो भी मिलेगा इससे कम मिलेगा।
ये तय है बात। तो कर लो मेहनत भाई, कर लो मेहनत। और मैं बिलीव मी, मैं जिया हूं उस बात को, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी ना उतनी उम्मीदें भी नहीं होंगी कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर पाऊंगी, इतना कमा पाऊंगी, ये सब चीज एसेट क्रिएट कर लूंगी। नहीं सोचा, आपकी सोच ही नहीं है वहां तक। मैं बता रहा हूं आपको, अभी हम सोच ही नहीं पाते इतना जितना यू कैन एक्चुअली क्रिएट वेल्थ फॉर योर सेल्फ। और जब आप वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, तो आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स अकेले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको खुशी होती है, बाकी किसी को खुशी नहीं होती। और मैं बता रहा हूं आपको, आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। मैं उस जगह से आया हूं, आई केम फ्रॉम अ वेरी लोअर क्लास फैमिली, नॉट मिडिल इवन, मैं मिडिल वर्ड भी यूज नहीं कर रहा। और आज दैट एवरीथिंग, द एंटायर क्रेडिट गोज टू द डिग्री है सिर्फ मेरे पास, जिसने आज मेरे पास, आई एम हैविंग एन नंबर ऑफ बिजनेसेस, बहुत सारी चीज चल रही है मेरी। और वो सब कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊंगा। और ये सब आप कर सकते हो। बिलीव योर सेल्फ, हैव ट्रस्ट इन योर सेल्फ। अब तो क्या लगता है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कुछ भी नहीं होता। इतनी यहां पर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, उनकी फैमिली एनुअल फैमिली इनकम भी नहीं है, उससे ज्यादा एक महीने की रिसीट। कैन यू इमेजिन? यू कैन अफोर्ड एनी डैम थिंग। बट पढ़ो तो सही भाई, 2-3 साल मेहनत किए, कर लो ना, क्या दिक्कत हो गई? अपने लिए तो कर रहे हो। मैं कौन सा पैसा कमा किसी और को खर्च कर रहा हूं? अपने ऊपर ही खर्च कर रहा हूं। पेरेंट्स है तो वो पेरेंट भी मैं ही तो हूं, मैं कौन सा पब्लिक में पैसे बांट रहा हूं? तो आप जो कुछ कर रहे हो अपने लिए ही तो कर रहे हो, अपने ऊपर ही एहसान कर लो भाई। पढ़ लो थोड़ा सा, क्या दिक्कत हो गई? मैं बता रहा हूं आपको, लाइफ इज लाइक अ गोल्डन लाइफ इज वेटिंग फॉर यू अहेड। पढ़ लो, मेहनत कर लो, लेकिन बहुत जबरदस्त लाइफ वेट कर रही है। आप समझो, मैं क्या ही बताऊं आपको, मतलब यू विल नॉट बिलीव, थिंग्स आर वेरी 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 गुड अहेड, बशर्ते आप आज राइट टाइम पर, सही समय पर मेहनत करनी शुरू कर दो। नहीं की है, अब भी कर लो, अभी भी बहुत टाइम है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आराम से सितंबर का अटेम्प्ट पकड़ सकते हैं हम, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, ठीक। और घर जाकर आप ये बना लीजिए रूल भैया, 5-6 घंटे वो अपना जो गियर है थोड़ा बढ़ा दीजिए। अब अगर 3-4 घंटे चल रहा है, 5-6 घंटे पढ़िए, घर जाकर रिवाइज करिए पुरानी चीजों को। सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। आज पढ़कर आए, इसका होमवर्क कर लिया, समझ में आ गया, काम खत्म, नहीं बनेगी बात। पुराने चैप्टर्स, एवरेज, डिस्पर्जन, मैथ्स में, अकाउंट्स में, उनको रिवाइज करना शुरू करिए भाई। कब करोगे? वरना यू नीड टू बी वेरी स्ट्रैटेजिक, तभी यू कैन क्रैक द एग्जाम, ठीक। और एक बार मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया फीलिंग होती है व्हेन यू क्रैक द एग्जाम ना, यू विल फील ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये समझ लीजिए, समाज जो है ना, ये जो पब्लिक है, ये हमेशा उगते सूरज को सलाम करती है। पेपर आपका क्लियर हो गया तो बच्चा बहुत बढ़िया है भाई, गजब बच्चा है, तो सारा दिन खेलता था, लेकिन देखो दिमाग, देखो क्या शार्प दिमाग है इसका। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ही रह गए, सारा दिन किताबें लेके पढ़ा रहता है, मोटी बुद्धि है इसकी, इसका कुछ नहीं होगा, बर्बाद है ये तो। सो दिस इज लाइक एवरीबडी आस्क फॉर रिजल्ट। आपने एफर्ट्स कितने डाल दिए, उसका पैमाना मेरे पास एक ही है बस, एंड दैट इज योर रिजल्ट। और रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, बनेगा, बशर्ते आपने ईमानदारी से मेहनत की हो। मेहनत करो आप, यू विल गेट अ गुड रिजल्ट एंड अ वेरी गुड फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू अहेड। थैंक यू। चलो आज की क्लास ये समाप्त करता हूं।